हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ है इन जुडिशरी। देखिए, इन्वायरमेंटल लॉ को कंटिन्यू करेंगे, सेकंड पार्ट की बात करेंगे जिसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा, वो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन। कहने का मतलब इन्वायरमेंट पे किसी भी प्रोजेक्ट का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। लॉ ऑप्शनल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जीएस पेपर 3 में भी काफ़ी सवाल आते हैं इससे, है ना। स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जहाँ से भी आप देखते हो। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले वीडियोज़ में, जैसे मैंने आपसे पहले वीडियोज़ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी थी, अभी हम बात कर लेते हैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही है, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल शब्द। दुनिया में देयर आर लॉट्स ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन, नो डाउट इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, और वो कहीं ना कहीं जो मैंने पिछले समय में आपको डेफिनेशन बताया था इन्वायरमेंट का सेक्शन 2A में, उसी में चल रहा है, या तो एटमॉस्फेयर में, या तो लिथोस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में, कहीं भी चल सकता है। तो ऑल आर द पार्ट ऑफ व्हाट? इन्वायरमेंट। अब इसी इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं उसका इंपैक्ट हो रहा होगा, तो एक तरीके से पॉल्यूटेंट के रूप में काम करते हैं वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज। उससे जो इंपैक्ट होता है उसको इंपैक्ट होने के बाद जानने से अच्छा है कि पहले जान लें कि कितना इंपैक्ट हो सकता है। देयर आर पॉसिबिलिटी, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बुलेट ट्रेन बन रही है तो हमें पता है कितना लैंड जाएगा, कितना उसमें क्या यूज होगा, सारा कुछ होगा, तो हमें एक प्रॉपर सेटअप पता होता है ना, बजट जैसे बोलते हैं। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट होता है असेस कर लेना किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने से पहले उसके इंपैक्ट को, चाहे सोसाइटी पे देख लो, चाहे आप उसके इंडियन कल्चर पे देखो, चाहे आप ज्योग्राफी पे देखो, चाहे किसी भी चीज पे देखो, उसी तरीके से इन्वायरमेंट पे देखने की उस प्रॉपर मेथड को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट जो आपको मैंने बताया उसके ऊपर इंपैक्ट जितना होगा किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज का, उसको एसेस करना इज व्हाट? EIA, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। बात को समझे? इतनी सी चीज है, इसको लंबा चौड़ा कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसके पास जो डेफिनेशन इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का, वो कहता है दैट EIA इज अ टूल यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हाट? द इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग से पहले किसी भी प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट को समझना एक EIA क्या है? उसका माध्यम होता है, एक जरिया होता है। इट एम्स टू प्रिडिक्ट, क्या प्रिडिक्ट करेगा? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स एट एन अर्ली स्टेज इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन, फाइंड वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस एडवर्स इंपैक्ट्स, सेव प्रोजेक्ट्स टू सूट द लोकल इन्वायरमेंट एंड प्रेजेंट एंड प्रेडिक्शंस एंड ऑप्शंस टू डिसीजन मेकर्स। कहने का मतलब EIA एक मौका देता है किसी भी प्रोजेक्ट कैरी होल्डर को, या जो उस कैरी फॉरवर्ड करने वाला है, कि आप उसको एसेस कर लो, उसका सोशल इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट डिसीजन मेकिंग से पहले। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो जो लोकल इन्वायरमेंट को सूट करेगा और आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को क्या करेगा? इन्हांस करेगा। आपकी प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं, आप उसके डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, तो उसके प्रोजेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आप क्या कर सकते हो? EIA को इंप्लीमेंट करके एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट वर्स से इन्वायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बात को समझे? आगे देखते हैं और कुछ एजेंसीज क्या कहती हैं। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या कहना है? दैट अ फॉर्मल प्रोसेस, EIA इज अ फॉर्मल प्रोसेस टू प्रिडिक्ट द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज and to plan appropriate measures to eliminate or reduce adverse effects and augment positive effects। जो adverse effects होगा उसको कम करना, उसको eliminate करना, और positive effects को क्या करना? बढ़ावा देना। यही FAO के अकॉर्डिंग जो है वो आपका environmental impact assessment का काम है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट्स रेनिंग इन दिल्ली कंटिन्यूसली, थोड़ा सा इन्वायरमेंट के वजह से ही काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं ना, उसकी वजह से बारिश हो रही है बिन मौसम। आगे देखते हैं, कहता है दस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। आपको नहीं लगता कि मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है? पूरा का पूरा मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। इट इन्वेस्टिगेट्स लाइकली इंपैक्ट्स, क्या क्या करता है? लाइकली इंपैक्ट्स जो हो सकता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। Simply put, EIA is a detailed study regarding the impacts of any project on the environment. It serves as a decision-making tool which helps policymakers approve, reject or find an alternative to a project। कहने का मतलब EIA रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही पॉलिसी मेकर्स किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या उसके अल्टरनेटिव्स को चूज कर सकते हैं। ये EIA का हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, उस बारे में हमने बात कर लिया। अब देखिए, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का जो ओरिजिन है ना, वो USA में पाया जाता है। 1969 में
नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट बनी थी, जिसके बेसिस पे फेडरल एजेंसी जो थी वो इवेल्युएट करती थी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स होगा कितना होगा किसी भी डिसीजन का, किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का। डेवलपमेंट वर्सेज इन्वायरमेंट, ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जब होती हैं तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है। कोई ये कह नहीं सकता कि अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगा, होगा ही होगा। अच्छा हो सकता है इन्वायरमेंट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, ये सर्टेन है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सर्टेन थिंग्स कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो होगा ही होगा, चाहे 1% हो चाहे आधा % हो, होगा ही होगा। आगे कहता है, अब इंडिया में क्या हुआ, धीरे धीरे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो है वो 1986 के कॉन्सेप्ट के बाद काफी ज्यादा डेवलप होना, जो मैंने आपको बताया था ना लास्ट में वीडियो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद डेवलप होना स्टार्ट हुआ। 1994 में नोटिफिकेशंस आए, और इसके पहले भी जो वर्ल्ड कमीशन था 1987 में, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट, और यूनाइटेड नेशंस का जो रियो समिट था 1992 में, उसके जो प्रिंसिपल 17 है वहां पे भी EIA का कॉन्सेप्ट, EIA का जिक्र है वो किया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, और जो यूनाइटेड नेशन की जो अर्थ जो क्या बोलते हैं रियो असेंबली हुई थी ना 1992 में, रियो समिट, वहां से EIA बहुत ज्यादा न्यूज में आना स्टार्ट हो गया। और इंडिया में 1994 में पहली बार एक जाकर नोटिफिकेशन बनी, उसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया में देखो 1994 में तो एक EIA का प्रॉपर नोटिफिकेशन बना, उसके बाद 2006 में बना, फिर 2020-21 में भी जो न्यूज में उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले 1976-77 में क्या हुआ, जो प्लानिंग कमीशन था उसने धीरे धीरे असेस करना स्टार्ट किया कि जो इंटर रिवर वैली प्रोजेक्ट हम चलाते हैं उसको इन्वायरमेंटल एंगल से सोचो, सिर्फ ज्योग्राफिकल एंगल से, और कल्चर जो होता है, फिर उसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट, उससे मत सोचो, कुछ और भी जरिया से सोचा जा सकता है। जैसे इन्वायरमेंट के जरिए से सोचो कि कितना इंपैक्ट होता है इंटर रिवर लिंकेज का जो इंपैक्ट होता है, उसके बारे में बात 1976 और 1978 से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद फाइनली 1986 में इस चीज को मैंडेटरी किया गया कि आपको EIA जो है वो 1996 के अंदर, 1994 का जो नोटिफिकेशन है उसमें मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको हर प्रोजेक्ट के पहले EIA रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो भी होते हैं उसमें हेल्पफुल होता है। तो कई बार अमेंड भी किया गया, जैसे 2006 में अमेंडमेंट हुआ, ये सारी बातें उसमें हुई। अब ये EIA का होता कैसे प्रोजेक्ट में बताऊं तो देखो, कोई भी जब एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, डेवलपमेंटल एक्टिविटी जब कैरी फॉरवर्ड होने वाली है या स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे स्क्रीनिंग कर लो, पहले स्क्रीनिंग होता है ना, कई बार कि किसी मूवी की स्क्रीनिंग हो रही है, एक छोटा मोटा स्क्रीनिंग दिखा दिया गया। स्कोपिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डेटा को कलेक्ट करना, आसपास के डेटा, उससे जो बेसलाइन डेटा होगा उसको कलेक्ट करना, इंपैक्ट प्रिडिक्शन करना, असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, मिटिगेशन मेजर्स एंड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इनको देखना, पब्लिक हियरिंग, डिसीजन मेकिंग और मॉनिटरिंग द क्लियरेंस कंडीशंस। 8 स्टेप्स जो हैं ये EIA के अंदर में आती हैं कि सबसे पहले आप स्क्रीनिंग करो, पब्लिक पॉलिसी को देखो, पब्लिक लोगों से पूछो, पब्लिक हियरिंग कराओ, डिसीजन मेकिंग बताओ, लोगों से पूछो कि कितना इंपैक्ट हो सकता है। जैसे एक स्कोपिंग को मैं समझाता हूं आपको, बाकी सारी आपको समझ में आ रही होगी। स्कोपिंग क्या होता है, देखिए, इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप इन द एंटायर EIA प्रोसेस एज की इन्वायरमेंटल इशूज इन्वॉल्व्ड आर आइडेंटिफाइड एज दिस स्टेज। इसी प्रोसेस पे, इसी स्टेप पे स्क्रीनिंग करती गई, सोच लिया गया करना है। स्कोपिंग मतलब कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हम इस प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, उस पॉसिबिलिटी को चेक करना इज व्हाट द स्कोप। स्कोप नहीं समझते कि क्या स्कोप है, बायोलॉजी लेने के बाद, मैथ्स लेने के बाद, लॉ करने के बाद फ्यूचर में, उसी को स्कोप कह रहे हैं। स्कोपिंग हैज टू बी डन बाय कंसल्टेंट्स इन कंसल्टेशन विद द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट एंड गाइडेंस इफ नीडेड फ्रॉम इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी। The Ministry of EIA, मतलब Environment and Forest, has published sector-wise guidelines which outline the significant issues which have to be addressed while conducting the EIA studies। और at the end of the day, जब स्कोपिंग आप कर लेते हो तो आप एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार करते हो, किसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे आपको अपने प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करना है और EIA रिपोर्ट आपको बनाकर देनी है, और उसको फिर अल्टरनेटिव ढूंढना अगर नहीं है तो, या कितना पॉसिबिलिटी है कि वो चीज कैरी फॉरवर्ड आपको करना रहेगा, इन्वायरमेंट के एंगल से देखा जा सकता है। तो TOR जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है, इट्स रिटन डॉक्यूमेंट जो आपको बताता है कि आपको यही सारी चीजें अपने प्रोजेक्ट के समय में करनी है। तो ये सारी चीजें आपको जब आप देखोगे ना तो EIA आपको समझ में आएगा कि आखिर नीड क्यों है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसका बेनिफिट क्या होता है। तो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि चार धाम प्रोजेक्ट जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जो आपका एरिया है, वहां पे प्रोजेक्ट्स जो चल रहा है, चार धाम प्रोजेक्ट, जहां पे सड़कों को चौड़ी किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इंपैक्ट उत्तराखंड पे ही नहीं, पूरे हिमालयन रीजन पे काफी ज्यादा नेगेटिव आने वाला है। तो हम उस तरह के प्रोजेक्ट को क्यों कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नहीं करेंगे। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी। वैसे अभी मैं आपको जजमेंट बताऊं, थोड़ा सा ऑब्जर्व, अगर ये पता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा होगा, आने वाले समय के लिए अच्छा हो सकता है, तो उसके सस्टेनेबिलिटी को चेक करते हम उस प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करने से पहले ही ये रिपोर्ट बनता है जो ये बताता है कि हाँ, कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, कितना सस्टेनेबल इस चीज की पॉसिबिलिटी है या नहीं है।
कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होता है, आपको समझ में आ रहा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, पहले ही पता चल गया कितना सही होगा कितना गलत, तो आप उस हिसाब से अपना सारा कुछ सेट कर सकते हो। मिटिगेटिंग नेगेटिव इंपैक्ट्स एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, समझ रहे हो इस चीज को। और बेसिकली मैं बताऊं ना, ये इज अ पार्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी जस्टिस विच गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस। पार्टिसिपेटरी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये सवाल पूछा जाता है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आप जो वॉइसलेस होते हैं उसको वॉइस दिया जाता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के वजह से। इस चीज को समझिएगा, एक कोट है, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हो। एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मेथड है जो वे जुबान को जुबान देता है ताकि आप बोल सको। जैसे वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में, हिमालयन रीजन में जब प्रोजेक्ट्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं ना, तो वहां के लोग इसी के वजह से, इसी रिपोर्ट के बेसिस पे कई बार क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और नेगेटिव जो होता है इंपैक्ट उसको मार्केट में या फिर लोगों के सामने रखते हैं। तो यही नोटिफिकेशन 1994 में बनी, बाद में 2006 में अमेंड किया गया, 2020 में हुआ, 22 में अभी तक वो ड्राफ्ट ही चल रहा है। तो कुछ फीचर्स को देख लेते हैं 2006 में क्या हुआ था। दैट कुछ प्रोजेक्ट्स को कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में कर दिया गया कि कुछ प्रोजेक्ट कैटेगरी ए में आएंगे, कुछ प्रोजेक्ट कैटेगरी बी में आएंगे। तो जो कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट्स होंगे उसका जो अप्रेजल होगा वो नेशनल लेवल पे होगा, और नेशनल लेवल की जो इंपैक्ट एजेंसीज होंगी, इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसीज, वो उसको असेस करेंगी। और कुछ प्रोजेक्ट बी वाले को, कैटेगरी बी वालों को स्टेट लेवल पे ही असेस कर लिया जाएगा। जब आप असेस करते हो स्टेट लेवल पे तो थोड़े से चांसेस अप्रूवल के ज्यादा हो जाते हैं। सेंट्रल लेवल पे करते हो तो सेंट्रल लेवल अप्रूवल के चांसेस कम जाते हैं, क्योंकि इसको वाइडर कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, ये वजह से किया गया था। अब इसी के बाद पब्लिक कंसल्टेशन को थोड़ा सा, अभी 2020 वाला इंपैक्ट आ गया। उसके पहले मतलब ये सारी चीजें देख लो आप, किसमें जैसे पब्लिक हियरिंग वगैरह इन सब कॉन्सेप्ट को क्या किया गया था, एप्लीकेबल किया गया था। दो सारे इंपैक्ट स्क्रीनिंग करना, पब्लिक कंसल्टेशन करना, इन सबको मैंडेटरी कर दिया गया था 1994 के बाद ही। 2006 में अमेंडमेंट्स को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया गया, बाद में इसको लूज कर दिया गया अभी 2020 वाले में। ठीक है, अब 2020 वाला जो है वो न्यूज में क्यों, उसको देख लो आप। 2020 वाला जो अभी ड्राफ्ट बना 2006 के बाद, उसमें कुछ कुछ चीजें जो वो रिड्यूस कर दी गई। जैसे पब्लिक कंसल्टेशन का जो पीरियड होता था पहले 40 दिन होता, मतलब जो है वो पहले ज्यादा होता था, उसको कम करके क्या कर देगा, 40 दिन कर देगा। पहले 60 दिन होता था, 60 दिन के अंदर आप उसको क्या कर सकते हो, पब्लिक हियरिंग कर सकते हो। अब उसको 40 दिन के अंदर ही आपको क्या कर दिया गया, मैक्सिमम कर दिया गया कि आप 40 दिन के अंदर ही करके खत्म कर लो। टाइम प्रोवाइडेड जो पब्लिक को होता था कि अपने रिस्पॉन्सेज सबमिट कर सके, 1 महीना होता था, उसको 20 दिन कर दिया गया। मैंने सबमिट भी किया था ये ड्राफ्ट इसके ऊपर की, दैट्स नॉट कूल। उसके बाद जो टाइम्स के साथ जो है ना, इंटरनेट की वजह से सब गवर्नमेंट ने जो बोला उसकी वजह से कम कर दिया। अब कंसर्न क्या हुआ, दैट सेवरल एनवायरमेंटल एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैव इंस्टेड आर्ग्यूड दैट इवन द 30-day टाइमलाइन वाज इनएडेक्वेट। क्योंकि इंफॉर्मेशन का जो युग है, मानते इंफॉर्मेशन का जमाना है, पर आज भी लोग इस तरह के चीजों पे अपना रिस्पॉन्स देने से थोड़ा सा समय लेते हैं, वो चेक करते हैं, चीजों को समझते हैं। सो 20 days पीरियड इज अ वेरी स्मॉल पीरियड, जहां पे आप चीजों को नहीं बोल पाओगे, जहां पे आप चीजों को असेस करके रिपोर्ट नहीं दे पाओगे, अपना जो रिस्पॉन्स है वो नहीं सबमिट कर पाओगे। 30 दिन ही कम होता था, आपने तो और 20 दिन कम कर दिया। इसकी वजह से अभी तक ये ड्राफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया गया। सेंट्रल इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरियाज विदाउट पब्लिक हियरिंग और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर दे दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी एरिया को इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर सकता है बिना पब्लिक हियरिंग के और बिना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के ही। गवर्नमेंट ऑल्सो एसेट्स टू डिसाइड विच प्रोजेक्ट आर टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेटेजिक। गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया कि आपको बताना, आप बता सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक होगा, कौन सा स्ट्रेटेजिक नहीं होगा। और जो स्ट्रेटेजिक होगा उसमें आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा लूजनेस जो है वो इन्वायरमेंट को लेकर कम कर, मतलब वो दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल, जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LOC जो है, उधर जो अभी प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं ना, BRO प्रोजेक्ट बहुत सारा करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता है सड़कें बनाना, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना। अब उसमें क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक बोलकर उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को कम कर दिया जाता है। जैसे कि 100 किलोमीटर के रेडियस में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत ही नहीं है नए वाले ड्राफ्ट के हिसाब से, तो उसके ऊपर भी सवाल खड़ा किया गया, क्योंकि वो हिमालयन रीजन है तो वहाँ पे इंपैक्ट ज़्यादा होता है। चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर के, चारधाम प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तवज्जो दिया जा सके, उसके हिसाब से इन्होंने चीज़ों को शांत कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया ड्राफ्ट में। उसके अलावा बायोमास को लेकर के, कुछ टोल प्लाजास को लेकर कम कर दिया। इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना। तो ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020 का आया था ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहे थे। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस भी दिया जा सकता है। आप पहले क्या कर लो, क्लियरेंस कर लो, ठीक है, हम सर कर लेंगे इस चीज़ को, हम सर कर लेंगे, फ्यूचर वाला कि सर आप क्लियर कर दो, हम इस पे क्या कर लेंगे अपने हिसाब से, या ये को जो है वो रिपोर्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके हम प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि दैट लीगलाइजेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट्स दैट हैव कमेंस्ड ऑपरेशंस विदाउट ऑब्टेनिंग नेसेसरी क्लियरेंसेज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ पेनाल्टी। ये जो कॉन्सेप्ट था ना, इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ ड्राफ्ट 2020 वाले में कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो कि आपने पहले ही लीगलाइज कर दिया प्रोजेक्ट को, उसके बाद आप पेनाल्टी देकर क्या कर रहे हो कि सर हमने तो अब वहाँ पे क्या करा, रोड बना दिया, पेनाल्टी ले लो पर अब चलने दो काम। ये क्या बात हुआ, ये तो गलत चीज़ है। आप पहले EIA का मतलब होता है कि पहले कर रहे हो, और प्रोजेक्ट्स के ऑन गोइंग, उसके बिटवीन में
प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके बीच में, ना कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गई या फिर प्रोजेक्ट और एट द एंड ऑफ द डे खत्म होने वाला है तो आप आ रहे हो कि सर कुछ पेनाल्टी लगा दो, पर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को क्या करो, आप रिपोर्ट को आगे बढ़ा दो, मतलब उसको साइन करके ओके कर दो। ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया था, उस जजमेंट की बात कर लेते हैं। देखो कहां गया, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस में 2020 में अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस रोहित प्रजापति के केस में, दैट सुप्रीम कोर्ट बाय आल्सो रेफरिंग टू द कॉमन काउज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट स्ट्रक डाउन एंड कंडेम्ड एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस, अ कॉन्सेप्ट जो नए वाले ड्राफ्ट में रेगुलराइज किया गया था कि ये बिल्कुल गलत चीज है। अरे ये तो प्रोजेक्ट्स को पहले असेस कर रहा है या तो प्रोजेक्ट के बीच में असेस कर रहा है। अब आपने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, आप कह रहे हो कि सर पेनाल्टी लगा के ओके कर दो, ये क्या चीज है, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, ये बहुत गलत चीज है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार केसेस में स्ट्रक डाउन भी कर रखा है। एक और केस था 2013 का, देख लो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ एसोसिएशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय स्टेट ऑफ केरला। पहले भी ऐसे कुछ केसेस हुए हैं जहां पे ये जो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस होता था ना, उससे रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आ चुकी है। जैसे इस वाले केस में held that commencement of project without obtaining prior environmental clearances is a violation of fundamental right under Article 21 of the Constitution of India. Right to life, right to health, right to healthy environment. It's a fundamental right ना under Article 21. अब इसको अगर आप ऐसे कर रहे हो कि बिना क्लियरेंसेस के ओके कर दे रहे हो तो that's not in the fear of, that's not in the क्या बोलते हैं, उसको उस तरीके से अगर देखो कि वो लोगों के हित में नहीं है, ठीक है, जनहित में नहीं, ये चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार केसेस में स्ट्रक डाउन कर रखा है। आगे ये जो पोस्ट क्लियरेंस कॉम्प्लिकेशन से कॉम्प्लायंस था, इसको मैंने अभी आपको बताया, और कंसर्न्स क्या है वो भी आप समझ रहे हो। जो नया वाला ड्राफ्ट है उसमें क्या हुआ था, 2006 के नोटिफिकेशन के कॉन्ट्ररी, उसके विपरीत, विच रिक्वायर्ड सबमिशन टू द कंप्लायंस रिपोर्ट एवरी 6 मंथ्स प्रोपोजेज एनुअल रिपोर्ट। पहले क्या होता था ना कि 6 महीने के अंदर आपको हर बार क्या होता था, अपने रिपोर्ट्स को, अपने प्रोजेक्ट के रिपोर्ट को, इन्वायरमेंटल रिपोर्ट्स को आपको सबमिट करना होता था कि देखिए सर हमने अभी तक यहाँ बढ़ा, हम सर 6 महीने में यहाँ तक बढ़ गए इस प्रोजेक्ट में, है ना, कोई सड़क कोई ब्रिज है, कोई इसको बनाने में यहाँ तक प्रोजेक्ट पहुंचा, इसका इंपैक्ट पहले इतना हो रहा था, अब इतना हो रहा है। अब उसको एनुअली कर दिया। अब एनुअली इसलिए कर दिया ताकि अगर आपने 1 साल के अंदर नहीं भी किया, प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट हो गया तो पेनाल्टी लगा करके आपके पोस्ट क्लियरेंस कॉम्प्लायंस को मैनेज कर दिया जाएगा। एक कंसर्न की बात हुई, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटलिस्ट ने इसके ऊपर कंसर्न अपना बताया है, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स देख लो, जैसे स्मॉल एंड मीडियम सीमेंट प्लांट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट 2000 से 10,000 हेक्टेयर वाले को, इनको कमांड एरिया में फ्री कर दिया गया। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 25 मेगावाट तक को छोड़ दिया गया। ऑफशोर एंड ऑनशोर गैस एंड एक्सेल एक्सप्लोरेशन, इसको भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से फ्री कर दिया। तो कुछ ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं A, B, B1 एंड B2 करके ऐसे कुछ कैटेगरीज बना दी गई और उसमें कुछ प्रोजेक्ट को क्या कर दिया गया कि एग्जेम्प्ट कर दिया गया 2020 में जो ड्राफ्ट बनी उसके बाद में, जैसे अभी आपको मैंने चारधाम वगैरह बताया। उसके अलावा एमएसएमई के ड्राई इंटरमीडिएरीज को भी फ्री कर दिया गया। डल्क ब्रक्स, अगर ऐसा कुछ पेंट यूनिट्स बना रहे हो तो एरिया रोपवेज को भी फ्री कर दिया गया। वहां पे एसिड अदर देन फॉस्फोरिक एंड अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड, इसको भी क्या कर दिया गया, फ्री कर, मतलब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट या क्लियरेंस रिपोर्ट से क्या कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ये कुछ बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। बारिश काफी तेज हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी वाटर एक्ट पे बनाऊंगा, केसेस को भी अलग अलग डील करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द चैनल। थैंक यू।